लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 19 है। हम बेसिकली देख रहे हैं मेन टॉपिक जो चैप्टर 19 का है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इसमें बेसिकली हम चैप्टर नंबर 6 में थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनोलॉजी है। उस टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम, a thermodynamic system is a collection of objects, जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वी रिगार्ड एज ए यूनिट, जिसको हम सिंगल यूनिट रिगार्ड करते हैं। दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स, जो कि अपनी सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। वी कैन डिस्क्राइब दिस एनर्जी ट्रांसफ़र इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम। हम इस एनर्जी ट्रांसफ़र को इनटू द सिस्टम या आउट ऑफ सिस्टम भी हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन डिस्क्राइब, हम बेसिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं इस एनर्जी ट्रांसफ़र को इनटू द सिस्टम, जो कि सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रही है या सिस्टम से बाहर भी ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू हीट ट्रांसफ़र एंड द वर्क डन। सो बेसिकली हमने क्या करना है, हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, जो कि जिस एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम रिगार्ड करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, जो कि अपनी सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, एनर्जी ले भी सकता है, एनर्जी दे भी सकता है। सो ट्रांसफ़र इनटू द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड बाय मीन्स ऑफ वर्क डन। सो वो सिस्टम जो कि हम अज्यूम करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है विद इट्स सराउंडिंग्स by means of heat transfer and work done, that particular unit, that particular collection of, or that particular collection of objects is called the thermodynamic system. So ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि क्यू इन, हीट के लिए बेसिकली हम जो साइन यूज़ करते हैं वो करते हैं, सॉरी, हीट के लिए जो सैम्पल हम यूज़ करते हैं वो है Q। वर्क डन के लिए जो हम सैम्पल यूज़ करते हैं वो है W। बाज़-औक़ात हीट के लिए हम चेंज इन हीट भी यूज़ करते हैं, बाज़-औक़ात वर्क के लिए हम चेंज इन वर्क डन भी यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली हीट के लिए हम Q और वर्क डन के लिए W यूज़ करते हैं। सो साइन कन्वेंशन क्या है, Q इन मीन्स हीट इनटू द सिस्टम, जो कि हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव। हीट इज़ पॉजिटिव व्हेन इट इंटर्स द सिस्टम, सो Q इज़ पॉजिटिव। और Q इन का मतलब है Q पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि हीट इंटर्स द सिस्टम, हीट सिस्टम में इंटर होती है। Q आउट का मतलब है इट इज़ Q नेगेटिव। Q नेगेटिव मीन्स हीट लीव्स द सिस्टम। सो ये हीट सिस्टम में ऐड होती है, ये हीट सिस्टम से एक्सट्रैक्ट होती है। सो हीट क्यू इन इसे हम कह रहे हैं, इसे हम क्यू आउट कह रहे हैं। सो क्यू इन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यू आउट हमेशा नेगेटिव होता है। सिमिलरली जो वर्क डन है, सो डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव व्हेन इट इज़ डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम इटसेल्फ वर्क कर रहा है तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। डब्ल्यू इज़ नेगेटिव इफ़ व्हेन इट इज़ डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करेगा सो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम पे वर्क होगा तब डब्ल्यू नेगेटिव होगा। सो ये कन्वेंशन हमेशा हमें याद रखनी है। सो जब कभी भी वॉल्यूम चेंज होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ वर्क डन। जब कभी भी वर्क डन ड्यूरिंग वॉल्यूम चेंजेस। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम देख रहे हैं जब कभी भी वॉल्यूम चेंज होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ वर्क डन। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो बेसिकली वर्क नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं कैसे। हमारे पास एक सिलेंडर है, इसको हमने सिस्टम कहा हुआ है, इसका पिस्टन यहाँ पे है। अगर यहाँ पे गैस कुछ प्रेशर अप्लाई करती है तो पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है एट डिस्टेंस डी एक्स। ये
पिस्टन का सरफेस एरिया है, प्रेशर टाइम्स एरिया, मुझे पता है प्रेशर बराबर होता है एफ अपॉन ए के। अगर पी टाइम्स ए मैं ले लेता हूँ तो मुझे फोर्स मिलेगी, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया। हमेशा याद रहे कि प्रेशर हम स्मॉल पी से यूज़ करते हैं, कैपिटल पी से मोमेंटम डिनोट होता है। सो ये फोर्स है, ये हमारा सिस्टम है, पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव पिस्टन ने किया है। सो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? प्रेशर exerts a force on the piston. So प्रेशर पिस्टन पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है एंड इट मूव्स फ्रॉम सम डिस्टेंस x1 टू सम डिस्टेंस x2। से ये है ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस है जिसको हम x1 कह रहे हैं, और ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको हम x2 कह रहे हैं। सो पिस्टन मूव्स फ्रॉम x1 टू x2। सो हमने वर्क डन निकालना है। वर्क डन हमें कैसे पता चलेगा? वर्क डन हमें ऐसे पता चलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, मुझे पता है कि एफ इंटू डी एक्स, डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट है फ्रॉम सम डिस्टेंस x1 टू सम डिस्टेंस x2। फोर्स की जगह मैं डेफिनेटली लिखूंगा, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट वैलिड है। सेम डायरेक्शन में है तो एंगल ज़ीरो है, तो ये सिंपली रह जाएगा एफ डी एक्स, क्योंकि कॉस ज़ीरो वन के बराबर होता है। सो मेरे पता रह जाएगा एफ डी एक्स सिंपली। सो एफ की जगह मैंने पुट कर दिया पी इंटू ए टाइम्स डी एक्स। सो पी को मैं अलग करता हूँ, ए डी एक्स जो है एरिया टाइम्स डी एक्स मुझे बेसिकली वॉल्यूम बता रहा है। सो वर्क डन में बेसिकली वॉल्यूम V1 से V2 पी टाइम्स डेल वी। सो ये वर्क का फार्मूला है जब हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी सिलेंडर का। सो अगेन हम एक जो चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, इफ़ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डब्ल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो डेफिनेटली सिस्टम की एनर्जी कम होगी, दैट्स वाई एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। अगेन ये एक्सपेंशन कहलाती है, जब डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, सो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी, एनर्जी सिस्टम से रिमूव होगी। ये कौन सा केस है? ये केस है जब सिस्टम खुद वर्क करता है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सपेंशन। व्हेन डब्ल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, इसका मतलब ये है कि एनर्जी सिस्टम में ऐड की गई है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और ये कंप्रेशन कहलाती है। जब कंप्रेस होगा तो सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, दैट्स वाई वर्क डन इज़ नेगेटिव। सो ये हमारा कन्वेंशन है, कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव होता है, एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होता है। एक्सपेंशन में सिस्टम वर्क करता है, कंप्रेशन में सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है। सो इक्वेशन वन हमारी क्या थी वर्क डन की? फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू सम वॉल्यूम V2 P टाइम्स डेल V। सो वर्क डन जो है वो बेसिकली, सो द वर्क डन इक्वल्स द एरिया अंडर PV कर्व। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट बनाता हूँ, सो ये मेरे पास कोई कर्व है, ये मेरे पास कोई फेस है, ऐसे डिफरेंट प्रोसेस हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये बेसिकली एक्सपेंशन है। मुझे कैसे पता चला ये एक्सपेंशन है? इसका वॉल्यूम V1 है, डेफिनेटली ये ज़ीरो है, सो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम V2 हो रहा है, डेफिनेटली V2 इज़ ग्रेटर देन V1, सो सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, सो ये एक्सपेंशन है। सो PV डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, एरिया अंडर द कर्व एग्जैक्टली बेसिकली वर्क डन होता है। सो PV डायग्राम में जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। इस पर्टिकुलर केस में ये एरिया अंडर द कर्व वर्क डन, मुझे जो W मिलेगा वो एग्जैक्टली इसका एरिया अंडर द कर्व होगा। सो अगर आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है तो एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन गिवन नहीं है तो एरिया अंडर द दिस कर्व भी आप निकाल सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर पीवी डायग्राम किसकी है? ये पर्टिकुलर पीवी डायग्राम बेसिकली एक्सपेंशन की है। सो पीवी डायग्राम फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग एन एक्सपेंशन विथ वेरिंग प्रेशर। प्रेशर P1 था, एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम V2 हुआ, सो प्रेशर भी P2 हुआ। प्रेशर पहले ज़्यादा था, जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा।
क्योंकि उसका मैच तो कम हो नहीं रहा। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन है इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। इसमें सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है तो वर्क डन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। सो वर्क डन जो है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व आएगा, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 P डेल V। डेफिनेटली ये एक्सपेंशन है, सो इस केस में सिस्टम ने वर्क किया है तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। सेकंड जो केस है हमारा वो कंप्रेशन का है। कंप्रेशन का क्या केस है? सिस्टम सम वॉल्यूम, सॉरी, ये V2 है, ये V1 है। सिस्टम किसी वॉल्यूम V2 जो कि ग्रेटर है कंप्रेस हुआ है सम वॉल्यूम V1 तक। उसका प्रेशर इनिशियली P2 था जो कि डेफिनेटली कम था, प्रेशर उसका इंक्रीज हुआ है P1 तक। सो इसमें सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कंप्रेशन है। सो ये एग्जैक्टली जो एक्सपेंशन है उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो वर्क डन अगेन एरिया अंडर द कर्व आएगा, और ये बेसिकली नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे सो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है ज़ीरो से, क्योंकि वर्क अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये जो वर्क डन आएगा डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा। ये सिस्टम पे वर्क हुआ है, दिस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम कंप्रेस हुआ है। सो ये थोड़ी सी ट्रिक है, आपको देखना पड़ेगा कि ये एरिया आप नेगेटिव क्यों लेंगे। ये एरिया आप नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि सिस्टम कंप्रेस हुआ है। सो डेफिनेटली इस केस में जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास एक और पीवी डायग्राम है। ये पीवी डायग्राम बेसिकली क्या बताता है कि सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। डेफिनेटली प्रेशर उसका कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम V1 जो कि लेस है, V2 ग्रेटर है, V1 से V2 तक गया है, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। सो PV diagram for a system undergoing an expansion with constant pressure. सो इस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे या वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन एरिया अंडर द कर्व है, वर्क डन अगेन एरिया आएगा, P कांस्टेंट है, V2 माइनस V1 इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगेन एक्सपेंड हुआ है तो सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉजिटिव। सो नेक्स्ट जो केस है वो हमारा क्या केस है? वो हमारा ये केस है कि हमने बहुत सारे केसेस को कंबाइन एक साथ देखना है। हमने कौन कौन से केसेस को कंबाइन एक साथ देखना है? सो ये क्या कहता है बेसिकली, देयर आर मैनी डिफरेंट पाथ्स फ्रॉम वन थर्मोडायनामिक स्टेट टू अनदर। सो द वर्क डन बाय अ सिस्टम ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन। सो ये बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं एक थर्मोडायनामिक स्टेट से दूसरी थर्मोडायनामिक स्टेट पर जाने के लिए, लेकिन वर्क डन जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड करता है हमने कौन सा पाथ चूज़ किया है, उस पर प्योरली डिपेंड करता है। सो आप लोगों ने निकालना है कि वर्क डन बेसिकली से हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक थर्मोडायनामिक स्टेट 1 है, दूसरी थर्मोडायनामिक स्टेट 2 है। सो एक मेरे पास ये पाथ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर उसका पहले इंक्रीज था, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। सो पाथ हम 1 से 4 पे आएंगे, 4 से 2 पे जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक मीन्स ट्रांजिशन है, 1 से 4, 4 से 2। दूसरी ट्रांजिशन डायरेक्ट ये है, 1 से 2। तीसरी ट्रांजिशन है 1 से 3, 3 से 4। अगेन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हम ये बाद में डिटेल में देखेंगे। इसको आइसोथर्म भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि डेफिनेटली इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। सो 1 से लेके 2 तक हमारे पास इस वक्त
ये 3 पाथ हैं, लेकिन हमारे पास 3 से ज़्यादा भी पाथ हो सकते हैं। हर पाथ पे हम जाएंगे तो वर्क डन हमारे पास डिफरेंट आएगा। सो बेसिकली जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से पाथ पे जा रहे हैं। वो सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो पाथ चूज कर रहे हैं उस पाथ पे डिपेंड करता है। ये एक एग्जांपल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल हमें क्या कहती है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज अ कांस्टेंट टेम्परेचर expansion undergoes a constant temperature expansion at temperature T। आइडियल गैस है जो कि एक्सपेंड होती है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर T है। सो इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, उसका वॉल्यूम चेंज होता है V1 से लेके V2 तक, क्योंकि एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V1 से लेके V2। हाउ मच वर्क डज द गैस डू, गैस कितना वर्क करती है, क्योंकि एक्सपेंशन है तो सिस्टम वर्क कर रहा है। जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम बेसिकली एक आइडियल गैस है, जो कि आइडियल गैस वर्क कर रही है, तो आइडियल गैस कितना वर्क करती है ये आप लोगों ने निकालना है। हम बेसिकली देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क डन। सो एक सिस्टम इंटरेक्ट करता है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, बाय डूइंग वर्क और बाय मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो इंटरेक्शन या तो वर्क डन से होता है या फिर इंटरेक्शन होता है हीट ट्रांसफ़र से। सो वर्क डन हो या फिर हीट ट्रांसफ़र हो, दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं पाथ टेकन पे, कि थर्मोडाइनमिक्स एक स्टेट दूसरी कौन सी स्टेट में जाता है, दूसरा फिर तीसरी कौन सी स्टेट में जाता है। उन थर्मोडाइनमिक स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क डन प्योरली डिपेंड करता है पाथ पे, कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। प्योरली हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सो अगेन हम हीट और वर्क को देख रहे हैं। हीट और वर्क को थोड़ा सा हम स्पेसिफिक देखेंगे। बोथ heat and work are only recognized as they cross the boundary of a system. So हीट और वर्क डन हम सिर्फ और सिर्फ तभी पहचान सकते हैं जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जैसा कि सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हुई, हीट सिस्टम में इंटर हुई, हीट लीव करती है सिस्टम को। सो एग्जैक्टली ये बेसिकली बाउंड्री को क्रॉस करती है। सिमिलरली वर्क इन्वायरमेंट पे होता है या इन्वायरमेंट सिस्टम पे वर्क करता है, एग्जैक्टली बाउंड्री को क्रॉस करता है। सो ये हम तभी पहचान सकते हैं जब हीट और वर्क सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करते हैं। उसके बगैर हम हीट और वर्क को पहचान नहीं सकते। ये इसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? दे आर दे आर एसोसिएटेड विथ अ प्रोसेस। हीट और वर्क हमेशा किसी प्रोसेस के साथ एसोसिएट होते हैं, नॉट अ स्टेट। किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम ये नहीं बता सकते इस वक्त इसकी में हीट कितनी है, इस वक्त इसमें वर्क डन कितना है। उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं कि इस स्टेट की इंटरनल एनर्जी कितनी है। जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, सिस्टम एक थर्मोडायनामिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनामिक स्टेट में जाएगा, उस वक्त ही हमारे पास या तो हीट आएगी या फिर वर्क आएगा या फिर दोनों आएंगे। सो हीट और वर्क एसोसिएट हैं किसी प्रोसेस के साथ, किसी स्टेट के साथ एसोसिएट नहीं होते। दे बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। सो हीट और वर्क दोनों पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, दोनों पाथ पर डिपेंड करते हैं। अ सिस्टम इन जनरल डज नॉट possesses हीट और वर्क। एक सिस्टम इन जनरल हीट या वर्क को पजेस नहीं करता। उसके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी होता है। जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, उस प्रोसेस के दौरान हीट और वर्क की यूटिलाइजेशन होती है, हमें देखने को मिलता है। उसके बगैर हमें हीट और वर्क देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है इंटरनल एनर्जी।
We define internal energy of a system to be the sum of kinetic energy of all its particles. सो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरनल एनर्जी यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स. सो सारे के सारे पार्टिकल्स की सारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल्स के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो मुझे बेसिकली कहलाता है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. उस काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी तीनों आ जाती हैं. और इंटरेक्शन एनर्जी जब वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें कूलम इंटरेक्शन भी, अगर चार्ज पार्टिकल है तो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, तो उसके अलावा जो इंटरेक्शन है जैसे वंडरवॉल इंटरेक्शन है और दूसरी इंटरेक्शन है वो पाई जाती हैं. सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में बताई गई है. So kinetic energy and potential energy associated with the random motion of molecule constitute the internal energy. So kinetic energy और potential energy basically associate हैं random motion के साथ, molecules के साथ, particles के साथ, जो कि constitute करते हैं total internal energy में. So किसी भी thermodynamic process में the value of U is not important. टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम में का पास कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में या सिस्टम में? डेल यू ड्यूरिंग ए थर्मल प्रोसेस इज व्हाट मैटर्स. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी प्रोसेस के अंदर कितना आ रहा है वो बेसिकली मैटर करता है. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल करें, यू टू माइनस यू करें, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है वो इम्पोर्टेंट है. टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सो अब हम क्या देखेंगे? फाइनली हम बेसिकली देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली किसके बारे में है? टोटल change in internal energy of a system. Total change in internal energy of a system is the sum of heat added to it or heat added to the system and work done on it. जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है वो और जो इंटरनल जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली मिल के मुझे बताएंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई. ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से है. हमेशा याद रखिएगा कि आप थर्मोडायनामिक्स में कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, जब भी आप किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हैं सो आपको फर्स्ट लॉ उसका सॉल्यूशन देगा. सिमिलरली जब भी आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हैं तो आपके पास जो सेकंड लॉ है वो आपको बेसिकली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा. सिमिलरली यहाँ जहाँ भी आपको कुछ समझ ना आए थर्मोडायनामिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, आप हमेशा याद रखें कि आपको फर्स्ट लॉ उसका सॉल्यूशन देगा, लाजमी देगा. सो ये बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी सम है सिस्टम में अंदर हीट कितनी ऐड की गई और सिस्टम के ऊपर वर्क कितना किया गया. सो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन अलग लिखा हुआ है. सो इसको बाज़ औक़ात हम यूँ भी लिखते हैं, बाज़ औक़ात इसको चेंज इन फॉर्म करके भी लिखते हैं. Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू की शेप में भी लिखते हैं. नीचे आप देख लेंगे ये डब्ल्यू उधर जाएगा. सो हीट एडेड टू द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. जितनी हमने हीट प्रोवाइड की सिस्टम को, इतनी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हुई, इतना सिस्टम ने वर्क किया. सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में है. सो अगेन Q इन पॉजिटिव है, हीट इनटू द सिस्टम पॉजिटिव है, हीट आउट ऑफ सिस्टम नेगेटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है. सिमिलरली हमें ये पता है कि Q एंड W डिपेंड ऑन द पाथ. ये बेसिकली थर्मोडायनामिक एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पाथ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है जो कि डेल यू है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ इंडिपेंडेंट है. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस
depends only on the initial and final states, not on the path, nor on kind of the process that occurs. So ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल फाइनल पोजीशन के ऊपर, ना कि पाथ के ऊपर। अगर आपको याद है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल फाइनल इनिशियली के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सो वर्क हीट एंड वर्क पाथ डिपेंडेंट है, जबकि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या हैं। वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ना ही थर्मोडायनामिक प्रोसेस पर डिपेंड कर रही है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सो थर्मोडायनामिक्स की, जैसे मैंने ऊपर बताया कि फर्स्ट लॉ की थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है उसको हम रीराइट कर सकते हैं। बेसिकली इक्वेशन क्या है? बेसिकली इक्वेशन थी डेल यू विच इज़ इक्वल टू क्यू प्लस माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को मैं उधर ले गया, से क्यू इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये मैंने पहले ही बता दिया था। सो इसको बाज़ औक़ात हम यूँ भी लिखते हैं चेंज इन हीट, या हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, प्लस वर्क डन होता है, चेंज इन वर्क डन नहीं होता। सो आप चेंज इन वर्क डन कह लें या वर्क डन कह लें। सो ये बेसिकली अप्रोप्रिएट स्टेट है। आप इसको हटा दें, इसको हटा दें। सो ये एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। सो फर्स्ट लॉ को हम देखेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस में। अगर मेरे पास प्रोसेस साइक्लिक है तो उसमें फर्स्ट लॉ की शेप क्या बन जाती है? साइक्लिक प्रोसेस से क्या मुराद है? A process that eventually returns a system to its initial state। प्रोसेस जो कि फाइनली वापस आता है अपने इनिशियल स्टेट में, दैट इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। उसकी इनिशियल स्टेट u1 थी, उसकी फाइनल स्टेट u2 एग्जैक्टली वही है जो कि उसकी इनिशियल स्टेट थी। सो u2 इज इक्वल टू u1। सो द टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज मस्ट बी ज़ीरो। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं है क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है। सो डेल डब्ल्यू ज़ीरो, अगर डेल डब्ल्यू ज़ीरो होगा तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, सो क्यू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और सॉरी डब्ल्यू, अगर हमारे पास डेल यू ज़ीरो है सो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आएगा? इसको हम यूँ लिखेंगे क्यू प्लस दिस। अगर ये ज़ीरो है तो दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। दिस मीन्स डब्ल्यू क्यू इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू डब्ल्यू। अगर हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उस साइक्लिक प्रोसेस में हमने जितनी भी हीट प्रोवाइड की है सिस्टम को, एग्जैक्टली सिस्टम ने उतना ही वर्क डन किया है, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। सो एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन एग्जैक्टली इक्वल है। इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है। दैट इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। तो मेरे पास एक और केस है, और ये क्या केस है? फर्स्ट लॉ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें फर्स्ट लॉ की क्या शेप रहेगी? सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नाइदर mass नर एनर्जी कैन ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ना तो मैस ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है सिस्टम और उसके सराउंडिंग में। इसका मतलब ये है कि ए प्रोसेस दैट डज नॉट वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के दौरान, तो सिस्टम सराउंडिंग्स पे वर्क नहीं कर सकता, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकता, दोनों केसेस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सो फॉर एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, उसके लिए डब्ल्यू भी ज़ीरो होता है, उसके लिए क्यू भी ज़ीरो होता है। सो डेफिनेटली हमें ये पता है कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा। सो इन अदर वर्ड्स, the internal energy of an isolated system is constant and no heat flow in or out, so
no work done takes place. सो अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एनर्जी का मतलब यह है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वर्क डन नहीं हो सकता। सो फर्स्ट लॉ की अगर इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास डब्ल्यू ज़ीरो है, डेल क्यू ज़ीरो है, तो डेफिनेटली डेल यू भी ज़ीरो ही आएगा। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट एंड नो हीट फ्लो इन और आउट, सो नो वर्क डन टेक्स प्लेस। सो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम बेसिकली देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस के कौन कौन से काइंड्स हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? अ प्रोसेस विथ नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ सिस्टम। तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती उस पर्टिकुलर सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। क्यू उसमें ज़ीरो आता है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन अगर हम देखते हैं, क्यू इटसेल्फ ज़ीरो है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल यू इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू डब्ल्यू, और डेल यू इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब ये है कि सिस्टम एक्सपेंड होगा या सिस्टम कंप्रेस होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये बेसिकली इक्वेशन बन जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। सो सिस्टम एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, अगर सिस्टम एक्सपेंड करेगा एडियाबैटिकली, सो डेफिनेटली उस केस में वर्क पॉजिटिव है। जब वर्क इटसेल्फ डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल यू नेगेटिव होगा। सिस्टम डज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स। जब सिस्टम सराउंडिंग्स पे वर्क करेगा, सो हीट ट्रांसफ़र तो हुई नहीं है, डेफिनेटली उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगा। जब सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई, सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। सो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इस कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो होता है तो फर्स्ट लॉ रिड्यूस हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू डेल यू में। सो हीट डायरेक्टली अपीयर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की शेप में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो इन जनरल इसमें तीनों क्वांटिटी सर्वाइव करती हैं, डेल यू भी सर्वाइव करता है, क्यू भी सर्वाइव करता है, डब्ल्यू भी सर्वाइव करता है। none of these none of these quantities is basically zero. सो इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस मुझे पता है कि वर्क डन एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर है तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होगा तभी वर्क सर्वाइव करेगा। सो बेसिकली क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की शेप ये आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी। सो हीट एडेड टू द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, सिस्टम ने कितना वर्क किया, एग्जैक्टली वही है आइसोबैरिक। उसके बाद एक हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसमें हीट में फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। हीट सिस्टम के अंदर जा भी सकती है, सिस्टम से निकल भी सकती है, बट द सिस्टम मस्ट बी स्लो इनफ सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर रैपिड हीट हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, या रैपिड हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज होगा। अगर हम बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो इन जनरल अगेन इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती आइसोथर्मल प्रोसेस में। सो हम बेसिकली प्लॉट में देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, आइसोबैरिक कौन सा होता है, आइसोकोरिक कौन सा होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ हमने समराइज करके दिए हुए हैं। सो अगर आप लोगों को याद है तो ये प्लॉट हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये बेसिकली आइसोथर्म प्लॉट कहलाता है। पीवी डायग्राम में ये जो कर्व है ये आइसोथर्म कर्व्स कहलाते हैं, क्योंकि हर कर्व का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका अपना टेम्परेचर है, इसका अपना टेम्परेचर है, इसका अपना टेम्परेचर है, इसका अपना टेम्परेचर है, इसका अपना टेम्परेचर है। सो डेफिनेटली इसका ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका कम टेम्परेचर है, इसका कम टेम्परेचर है, इसका कम टेम्परेचर है, इसका इससे भी कम टेम्परेचर है।
सो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास बेसिकली एक दो तीन चार पांच कर्व्स हैं। सबसे पहले ये पॉइंट ई कहलाता है। इस पॉइंट को मैंने ई का नाम दिया हुआ है। इस पॉइंट को मैंने थ्री का नाम दिया हुआ है। इस पॉइंट को मैंने टू का नाम दिया हुआ है। इस पॉइंट को मैंने वन का नाम दिया हुआ है। इस पॉइंट को मैंने फोर का नाम दिया हुआ है। से सिस्टम ए से लेके थ्री पे जाता है। प्रेशर कांस्टेंट है जिसको मैंने पी ए कहा हुआ है। वॉल्यूम, ये बेसिकली पीवी डायग्राम है। वॉल्यूम वी ए से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वी थ्री पे जा रहा है। सो डेफिनेटली जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो टेम्परेचर टी थ्री का ज़्यादा है, टी ए का टेम्परेचर कम होगा। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक में सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है। जब वॉल्यूम चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, सो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अब डेफिनेटली वॉल्यूम और टेम्परेचर जो सिस्टम के चेंज हो रहे हैं वो डेफिनेटली सिस्टम में इंटरनल सॉरी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और डेफिनेटली अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में दोबारा देखना पड़ेगा। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है। ये आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम है और आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर है। सो आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसमें सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहेगा, प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ है। डेफिनेटली प्रेशर चेंज हुआ है तो सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज होगा। T1 इज लेस देन टी ए, ये ठीक है। सो डेफिनेटली सिस्टम का प्रेशर चेंज हुआ है तो ये आइसोथर्म्स के कर्व्स हैं, उनका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका टेम्परेचर चेंज होगा। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर कर्व है जो ये फोर तक जाता है, ये आइसोथर्म कहलाता है। इस आइसोथर्म में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम होगा। टेम्परेचर इसी वजह से इसको आइसोथर्म भी कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें ए से आता है टेम्परेचर अपना चेंज करके किसी और टेम्परेचर पे चला जाता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इसको हम एडियाबैटिक कहते हैं। इसमें हीट ट्रांसफर ज़ीरो होती है। सॉरी, एडियाबैटिक हम पहले पढ़ चुके हैं। एडियाबैटिक में क्या होता है, हाँ, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर ज़ीरो होती है लेकिन टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज हो सकता है। सो यहाँ हम देख लेते हैं जो वन से लेके ए तक के ये आइडियाबैटिक है, इसको आइडियाबैट कहते हैं। ए से लेके वन तक इस पूरे के पूरे एडियाबैटिक में सिस्टम में हीट ट्रांसफर नहीं होती। एडियाबैटिक हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। यस, आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि डेल क्यू ज़ीरो। सो इस आइडियाबैटिक प्रोसेस में ए से लेके वन तक सिस्टम अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है। डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज कर रहा है। टेम्परेचर सिस्टम का रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन हीट ट्रांसफर सिस्टम में कुछ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है इसमें क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट प्रेशर इज एन आइसोबार। वर्टिकल लाइन जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब वर्टिकल लाइन वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोर कहलाता है। उसके बाद कर्व्ड कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कर्व पाथ है ए से लेके फोर तक, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। सो इन प्रोसेस का डिटेल जो है वो हम बेसिकली शायद नेक्स्ट लेक्चर में भी ना देखें, लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हीट इंजन का उसमें डिटेल में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है और किस तरह के इंजन
प्रोड्यूस कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, उन इंजन्स में इनमें से कौन कौन से प्रोसेस वैलिड हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ नहीं हो सकते। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।